क्लास से आप लोग। आज का हमारा जो लेक्चर हमने स्टार्ट करना है, जो मैंने टॉपिक चूज किया वो है थ्रेटन्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान। जो जो मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में लेक्चर्स हैं, उनको मैं आपकी स्लाइड्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान। हमने क्योंकि ये लेक्चर अगला टॉपिक मैंने चूज किया क्योंकि जो हमने पहले बायोडाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान पढ़ी है ना, तो उससे ये मैच कर रहा है। ठीक है, उससे कंटिन्यूटी में चल रहा है। पहले हमने वाइल्ड लाइफ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो पढ़ी थी, तो आज जो उसी की कंटिन्यूटी में आ जाता है। तो थ्रेटेंड स्पीशीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो थ्रेटेंड है। थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी का रोल क्या है, और जो स्पीशीज हमने इन स्पीशीज को हमने कंजर्व करना है, उन स्पीशीज को हमने क्यों कंजर्व करना है, और ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो बायोडाइवर्सिटी है वो थ्रेटन की तरफ जा रही है, बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंशन की तरफ जा रही है, एंडेंजर्ड स्पीशीज हो रही है हमारे पास। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी ये क्या है? वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, एज यू नो, the different plants, animal, microorganisms, the gene they contain, and the ecosystem they form। ये हमारे पास क्या बन जाती है? ये बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हमारे पास बायोलॉजिकल फ्लोरा एंड फौना में कितनी स्पीशीज मौजूद हैं और इस स्पीशीज की ये वैरायटी मौजूद है। Biodiversity is reduced when people modify ecosystem and destroy habitat of plants and animals। हमारे पास ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये रिड्यूस हो जाती है उस वक्त जब ह्यूमन हमारे जो इकोसिस्टम है उसको मॉडिफाई करते हैं और जो हमारे प्लांट्स और एनिमल की जो हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। उस टाइम पे आके हमारी बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाती है। साइंटिस्ट एग्री करते हैं द वर्ल्ड एनिमल प्लांट्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट फॉर फास्टर देन is historically normal, and that collectively their loss will have great consequences for humanity and conservation of biodiversity। क्या है? मेजर कंसर्न है हमारी थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि साइंटिस्ट इस बात पे एग्री करते हैं कि जो हमारी वर्ल्ड एनिमल्स हैं और जो प्लांट है ये एक्सटेंट हो रहे हैं, ज्यादा तेजी के रेट पे एक्सटेंट हो रहे हैं देन जितना इन्हें होना चाहिए, जितना हिस्टोरिकली नॉर्मली होते थे। आज इस टाइम में वो ज्यादा हो रहे हैं। कलेक्टिवली उनका जो लॉस है उसका कंसीक्वेंस होगा हमारी ह्यूमैनिटी के ऊपर और फिर हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। अब हमारी ह्यूमैनिटी पे किस तरह होगा कि देखिए, हम डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल को अपनी बेनिफिट्स के लिए भी यूज करते हैं। अगर वो एनिमल्स ना रहे, वो एक्सटेंट हो चुके, तो ह्यूमन को उससे फिर उसकी एक्सटेंशन से ह्यूमन के ऊपर भी नेगेटिव कंसीक्वेंस आ सकते हैं, ह्यूमन के ऊपर जो वो उन प्लांट और एनिमल्स से ले रहे थे। इट इज क्रूशियल टू सेफगार्ड जो हमारे पास रह चुका है, कि ये जरूरी है बहुत कि जो चीजें हमारे पास अब रह चुकी हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर, जो रिसोर्सेज रह चुके हैं उनको क्या किया जाए, उनको कंजर्व किया जाए, उनको जो है ना सेफ गार्ड किया जाए, उनके लिए प्लानिंग की जाए। फार्मा इंक्रीजिंगली कंजप्टिव लाइफस्टाइल एंड एस्केलेटिंग अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसने ओवरटेकिंग कंट्रीज, यानी कि कंट्रीज में देखा जाए तो अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा ग्रेटर रेट पे हो रही है। एंड देयर वाइल्ड एरियाज, और जितने भी वाइल्ड एरियाज हैं वहाँ पे क्या किया जा रहा है कि ह्यूमन की कम्युनिटीज डेवलप होती जा रही हैं। जितने भी हमारे पास वाइल्ड फॉरेस्ट है उनको गिरा के वहाँ पे इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो उसकी वजह से जितने भी हैबिटेट था प्लांट्स का, एनिमल्स का, वो जो एक एरिया था जो कि उनके लिए स्पेसिफाइड एरिया था, वो क्या हो रहा है? वो लॉस होते जा रहा है। अनप्लान्ड ह्यूमन ग्रोथ, इसके अलावा जो ह्यूमन की ग्रोथ है वो भी अनप्लान्ड जा रही है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। और पॉपुलेशन जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो उनको स्पेस चाहिए रहने के लिए, तो उस स्पेस को पूरा करने के लिए वो जो नेचुरल हैबिटेट था हमारे प्लांट्स और एनिमल्स का, उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ वो चाह रहे हैं। एंड सेटलमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड आर काजिंग न्यू इनॉर्मस प्रेशर ऑन द वर्ल्ड रिसोर्स। और जितने भी ये सेटलमेंट्स हैं इनकी वजह से पूरी वर्ल्ड के अंदर उन्होंने जितने भी हमारे वाइल्ड रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर एक ग्रेट इम्पैक्ट डाला है, और हमारी जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है इसको वो लॉस की तरफ लेके जा रहे हैं। The Earth is estimated to have millions of species, of which only अभी तक
1.5 मिलियन हैव बीन डिस्क्राइब और आइडेंटिफाइड। ठीक है, कि वर्ल्ड में देखा जाए तो मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं, अभी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि अभी आइडेंटिफाई ही नहीं हुई, और विदाउट, हो सकता है वो आइडेंटिफिकेशन ही एक्सटेंट की तरफ जा रही हूँ, इनका भी कोई आइडिया नहीं है कि कितनी जो वाइल्ड के अंदर स्पीशीज हैं वो विदाउट विदाउट आइडेंटिफिकेशन वो सारी की सारी स्पीशीज एक्सटिंक्शन की तरफ जा चुकी हैं, ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग रेट ऑफ कंजप्शन। जो नेचुरल वेल्थ है हमारे प्लेनेट की वो लॉस्ट हो रही है, और इसका जो लॉस जा रहा है ये 5% पर डिकेड, यानी कि हर 10 साल में ये 5% लो चला जा रहा है। जितनी भी नेचुरल वेल्थ है, नेचुरल वेल्थ में हमारे जितनी भी सारी बायोडाइवर्सिटी आ जाती है, दिस इज अ ट्रेजिक लॉस टू द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट। हमारे एथिकल रीजंस की वजह से भी, एथिकल क्या है कि जो अल्लाह ताला ने ह्यूमंस के लिए ये एक अर्थ बनाई है, इसके अंदर उन्होंने एक नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप किया है, वो नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू ह्यूमन मिसबैलेंसिंग सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर एवरी इंडिविजुअल के जो भी रिसोर्सेज उसकी हिस्से में आते हैं वो उनके बारे में रिस्पॉन्सिबल है, इज आंसरेबल फॉर। तो ये एक एथिकल रीजन की वजह से भी ये है कि उसको विदाउट चेक एंड बैलेंस डिस्ट्रॉय ना किया जाए। इसके बाद एस्थेटिक पर्पस के लिए भी हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। हमारे देखें एस्थेटिक पर्पस में देखें तो हमारे जो फॉरेस्ट हैं, ग्रीनरी है, ये एस्थेटिक पर्पस में यूज होता है। अगर देखा जाए तो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो इसी वजह से एस्थेटिक पर्पस में आता है ना, कि वहाँ पे एक ग्रीनरी और एक जो वाइल्ड लाइफ का जो एक नेचुरल सीनिक एरियाज हैं वो ज्यादा हैं। इसके बाद जितना भी और भी एस्थेटिक पर्पस देखा जाए, अगर हम बर्ड्स की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत बर्ड्स भी हैं जो कि अगर किसी जगह नेचुरल वाइल्ड लाइफ में हम देखें तो वो एक खूबसूरती में इजाफा करते हैं उसकी एस्थेटिक पर्पस में, वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसके बाद देखिए इकोनॉमिक, हमारी इकोनॉमी में भी इसकी वजह से लॉस हो जा रहा है। इकोनॉमी में भी कैसे लॉस जा रहा है कि जैसे कि फॉरेस्ट से अगर हमें कोई यूजफुल चीजें मिल रही हैं तो अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो जा रहा है। इसके बाद जितने भी एनिमल्स हैं वो अगर कोई कंट्रीब्यूट करें हमारी इकोनॉमी में, तो अगर वो लॉस जा रहे हैं तो डेफिनेटली जो हमारा इकोनॉमी है वो भी इस वजह से लॉस में जा रही है। तो इकोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी, तो ये ट्रेजिक है कि बायोडाइवर्सिटी को हम इस स्पेस पे लॉस करते जा रहे हैं। अलार्मिंग लॉस ऑफ हैबिटेट एंड स्पीशीज एंड इकोसिस्टम प्रोसेसेस, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट ऑन देम हैज स्टिमुलेटेड कंजर्वेशनिस्ट अराउंड द ग्लोब, के ये जो हमारे पास सारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जा रही है। अब जितने भी नेचुरलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इस बारे में जितने भी कंजर्वेशनिस्ट हैं जो कि इस एम के साथ जो है ना उनके माइंड में होता है कि हमने बायोडाइवर्सिटी के जितने भी चीजें हैं इनको कंजर्व रखना है, वो अब क्या करें कि वो अवेयरनेस जो नॉलेज है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू आउट द ग्लोब। ठीक है, उन रिसोर्सेज को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं, और वो एक अटेम्प्ट अपनी कर रहे हैं कि हम जितने भी प्लैनेट्स की वैल्यू जो डेक्लाइन की तरफ जा रही है ना उसको हम दोबारा से कंजर्वेशन की तरफ लेके आया जा सके। प्रिपरेटिव एफर्ट्स एंड जो सेफ प्रोग्राम्स हैं कंजर्वेशन, स्पीशीज की कंजर्वेशन के लिए और हमारी इकोसिस्टम की कंजर्वेशन के लिए, इनके लिए हमें एक रिलायबल डेटा भी चाहिए, डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन सोर्स भी चाहिए, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी चाहिए। तब ये हो सकता है कि अब इस तरह के किसी एरिया में हमने पहले ये देखना होता है कि किसी एरिया में एक की स्पीशी क्या है, उस स्पीशी का स्टेटस क्या है, उस स्पीशीज की क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है, क्या उस स्पीशी की वजह से हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको क्या बेनिफिट हो रहा है, उस स्पीशी को क्या बेनिफिट हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट से, या वो स्पीशी हमारे एनवायरनमेंट की वजह से किस तरफ जा रही है, उसका पूरा डेटा जो है ना उसको किसी भी स्पीशी को कंजर्व करने के लिए वो जरूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमारे पास डेवलपिंग वर्ल्ड्स हैं, ड्यू टू इकोनॉमिक स्ट्रगल एंड कंपटीशन फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल, impacts and priorities जो environment की and biodiversity conservation की, वो could not find satisfactory direction recent grade decade के अंदर उन्होंने कोई भी अभी डायरेक्शन ऐसी नहीं फाइंड की जो बिल्कुल इसको कंजर्व करे। बहुत सारे प्लान्स बनते हैं, समटाइम ऐसे प्लान्स बनते हैं कि उनके ऊपर फिर चेक एंड बैलेंस नहीं होता और वो प्लान सिर्फ उनके ऊपर प्लान्स ही बन के रह जाते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास जितनी भी इनॉर्मस बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस की तरफ जा रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म होती जा रही है।
ठीक है। अनदर प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं है। लाइक मैंने एकदम एक स्पीशीज के बारे में पढ़ा या किसी के बारे में किसी साइंटिस्ट ने किसी भी एरिया या स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए कोई प्लान बनाए, वो कुछ दिन के लिए उसके ऊपर स्टक रहे एंड देन उसके ऊपर कोई कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं की। अब कोई भी जो नेचुरल एरिया है, नेचुरल फाना है, वो एक हद स्पीशीज से तो नहीं कंजर्व हो सकता ना, उसके लिए हमें कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, उसके लिए हमें विद ईयर्स जो है ना कंसिस्टेंट होकर चलना पड़ता है। तो वो एक कंसिस्टेंट अप्रोच जो है ना वो लैक है। रिलायबिलिटी जो डिपार्टमेंट के अंदर है और जो उनके वर्क कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस में, वो कहीं ना कहीं उसमें लैक है। एन इंस्टीट्यूशन वर्किंग टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फॉर द कंजर्वेशन प्रायोरिटीज प्रोसेस। तो इसमें कोई कंसिस्टेंट हमारे पास अप्रोच अभी तक अवेलेबल नहीं है। जब तक इस तरह की बातों में कंसिस्टेंट अप्रोच अवेलेबल नहीं होगी और कोई भी प्लान या कोई भी स्ट्रेटेजी बनेगी उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो फिर हमारी जो बायोडायवर्सिटी है वो कंजर्व नहीं हो सकेगी। लैक ऑफ एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्स एंड ट्रेन प्रोफेशनल जो है ना एक अदर वीक एरिया है, जो कि इस प्रोसेस में जो है ना इस प्रोसेस की स्लोनेस का बायस बन रहा है। ठीक है, बायोलॉजिकल असेसमेंट में और जितने भी हमारे पास इनकी प्रायोरिटाइजेशन प्रोसेस है इसमें पाकिस्तान के पास भी हैज नो ट्रेडिशन ऑफ मेथोडोलॉजिकल एंड सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन। पाकिस्तान के पास भी ऐसा कुछ ट्रेडिशन नहीं है कि कोई भी हमारे पास एक सिस्टमैटिक डेटा कलेक्शन आए किसी भी तरह उसको एनालाइज करने के लिए या उसको एग्जामिनेट करने के लिए या उसको हैंडल करने के लिए फ्यूचर डिजाइनिंग, फ्यूचर कंजर्वेशन प्रायोरिटीज के लिए। इफ वी अगर हम क्या करेंगे, वेट करें कि ऐसी कोई मेथोडोलॉजी डेवलप हो बिफोर अगर हमने कोई कंजर्वेशन एफर्ट लेनी है, इट मे बी टू लेट, ये बहुत लेट हो जाएगा। देयरफॉर वी हैव टू रिलाइड ऑन द बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन रिसोर्स जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एजेंसीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, एट अ टाइम हमें उनके साथ जो है ना वो काम करके उनको जो है ना एक बेस्ट काम करने देना चाहिए। वरना जो है ना बहुत लेट हो जाएगा कि हम कोई न्यू मेथोडोलॉजीज डेवलप करें और फिर हम न्यू कंजर्वेशन लें, फिर हमको डेटा इकट्ठा करें। तो जो एग्जिस्टिंग काम हो रहे हैं बायोडायवर्सिटी उन्हीं को एक रिलायबल सोर्स के तौर पे लेके चलना चाहिए। नेक्स्ट है रेड रेड डेटा बुक्स लिस्ट। रेड डेटा बुक्स और लिस्ट जो है ना ये डेवलप की गई है ताकि अब देखें एक मैन, लाइक अगर आप हैं एक लेमैन है जिसको कोई आइडिया ही नहीं है और उसने हिस्ट्री का स्टेटस लिखना है, तो वो कैसे वो कैसे चेक करेगा कि ये स्पीशी क्या है, इसका स्टेटस क्या है, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो रेड बुक डेटा बुक या लिस्ट जो है ना ये कंसेप्ट डेवलप हुआ था। द कंसेप्ट ऑफ रेड डेटा बुक्स वाज गिवन बाय सम 30 years ago बाय द लेट सर पीटर स्कॉट, जो चेयरमैन था स्पेशल सर्वाइवल कमीशन का। उसने जो है ना ये कंसीव की थी IUCN इंटरनेशनल रेड डेटा बुक और उसने रजिस्टर किया था फॉर अ थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ दैट इंक्लूड डेफिनेशंस ऑफ डिग्रीज ऑफ थ्रेट। जहाँ उसने रेड डेटा बुक के अंदर जो है ना कैटेगरीज बनाई थी उन स्पीशीज को लिस्ट करने के लिए कि ये स्पीशी का स्टेटस क्या है। हमने क्लास में एक IUCN कैटेगरीज की एक लिस्ट पढ़ी थी। उस IUCN कैटेगरीज की लिस्ट में हमने ये देखा था कि ये थ्रेटन्ड है, ये लेस थ्रेटन्ड है, ये एक्सटेंट है, ये एक्सटेंट इन वाइल्ड है। तो वो सारी चीजें हमने वहां पे देखी थी। तो वो एक रेड डेटा लिस्ट है क्या, रेड डेटा बुक जो है ना हर 5 year के बाद IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल ये क्या करती है कि ये एक बुक पब्लिश करती है। ये बुक के अंदर पूरा जितना भी डेटा होता है थ्रेटन स्पीशीज का, वाइल्ड स्पीशीज का, या जितनी भी स्पीशीज की इसके पास लिस्ट है, वो हर स्पीशीज का एक डेटा जो है ना वो जारी करती है। उस डेटा के अंदर का स्टेटस लिखा होता है कि इस स्पीशीज के ऊपर कितने काम की जरूरत है, इस स्पीशीज को कहाँ पे लेके जाने की जरूरत है, या व्हाटसोएवर स्पीशीज की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो इस डेटा के अंदर होती है। दिस कंसेप्ट generated enormous interest throughout the world that was demonstrated by the production by natural जितने भी रेड डेटा साइंटिस्ट थे। स्टिल मैनी कंट्रीज जो है ना वो बिहाइंड है कि वो अपना रेड डेटा बुक जो है पब्लिश करें। इट वाज सून रिकॉग्नाइज्ड दैट एफर्ट जो बायोडाइवर्सिटी थी वो फेल हो जाएगी अगर इफ द एक्सपर्टीज एंड इंफॉर्मेशन जितनी भी कंट्रीज की हैं वो अगर ना हमें मिले रैपिडली, उनको ना लाया गया। तो in the conservation world today, IUCN Red List are the most comprehensive जो इन्वेंटरीज हैं ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्लोरा और फाना की। इसको जो है ना इवॉल्विंग सेट ऑफ क्राइटेरिया पे यूज किया जाता है।
5 साल के बाद इस लिस्ट को रिव्यू किया जाता है और बताया जाता है कि इस स्पीशीज का ये स्टेटस था, अब ये स्पीशीज इस कैटेगरी में इस लिस्ट पे पहुंच चुकी है। तो उसमें ये फिर आइडिया हो जाता है कि जो स्पीशीज का एक्सटेंट थी वो बिल्कुल ही वर्ल्ड से एक्सटेंट हो चुके हैं, या उनमें कोई 5 साल में विद इन 5 ईयर कोई कंजर्वेशन एफर्ट की गई है और उस स्पीशीज का अब स्टेटस क्या है। इट इज यूज एन evolving सेट ऑफ क्राइटेरिया evolve करने के लिए, risk of extinction of thousands of species and subspecies. The criteria are applicable to all species in all region and all countries के अंदर। तो ओवरऑल एम्स जो है ना वो रेड लिस्ट का वो क्या है कि कन्वे करें अर्जेंसी की, कितना अर्जेंट है किसी स्पीशीज को कंजर्व करना, और कंजर्वेशन के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पब्लिक को बताना, और जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बताना, और फिर उनको मोटिवेट करना कि ग्लोबल कम्युनिटी क्या है, उसको ट्राई करना कि जितने भी रिड्यूस रिस्क है स्पीशीज एंड एक्सटेंशन के रिलेटेड। द रेड डेटा लिस्ट बुक्स जो है ना वो किस पे पब्लिश की जाती है, इंटरनेशनल, रीजनल एंड नेशनल लेवल, हर लेवल पे जो रेड डेटा बुक्स हैं वो पब्लिश की जाती हैं। तो ये अभी काफी लंबा टॉपिक है, इसको साथ साथ पढ़ें, जिस दिन ये खत्म हुआ मैं आपको बताऊँ। इसको पढ़ के इसके नोट्स बना के आप मेरे साथ शेयर करें।